किरण ने हर रोज सबको भोजन करवाकर बचा हुआ खाना अपनी थाली में डाल रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई। रसोई घर से ही झांक कर देखा तो पाया देवर प्रवीण बहुत सारा सामान हाथ में लिए चले आ रहा था। भाभी को देख वह रसोई घर की तरफ ही आने लगा। किरण झट से बाहर निकल आई। अपने कपड़ों की सिलवटें को ठीक करते हुए मंद मुस्कान से उसका स्वागत करते हुए बोली, प्रवीण जी, इस वक्त कैसे? आज आप ऑफिस नहीं गए? प्रवीण धीमे स्वर में बोला, भाभी, आप अभी यह सामान रख लीजिए। शाम को भैया आएंगे तो आकर पूरी बात बताऊंगा। मैं अभी जरा जल्दी में हूँ। हाँ, माँ और पिताजी को मेरे यहाँ आने का जिक्र मत करना। ऐसा कह प्रवीण पलट कर जल्दी से चला गया। किरण उत्सुकतावश पैकेट खोलकर देखने लगी तो दिल में एक हुक सी उठ गई। प्रवीण सभी के लिए बहुत सारे सुंदर और महंगे कपड़े लाया था। वह सोचने लगी कि जब शाम को उसके पति प्रेम ऑफिस से घर आएंगे तो उन्हें भी इसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वो भी शांत रहने का अभिनय जरूर करेंगे, पर उनके दिल के अंदर जो ज्वाला धधकेगी उसे वह जानती थी। उस ज्वाला की तपन उन्हीं तक सीमित नहीं रहती। किरण स्वयं भी इस आग में जलती रहती है। कुछ समय बाद इस आग की लपटों में उनकी दो बेटियां भी झुलसने लगेगी। वो लोग गरीबी की जिस आग में जल रहे थे, जो आग उनके अपनों ने ही लगाई थी, वो तो उन्हें गरीबी की आग में झुलसने को छोड़ खुद बचकर निकल गए, परंतु उनका परिवार उसमें जलता ही रह गया। वो रोज हीन भावना के सागर में डूबते और रोज तैरते रहते। भविष्य में शायद उनकी बेटियों के साथ भी यह इतिहास दोहराया जाएगा। किरण इसी सोच में डूबी अतीत की किताब के पन्ने पलटने लगी। विवाह से पहले उसके पति प्रेम स्कूल से आकर नियम से अपने माता पिता के साथ उनकी किराने की दुकान पर बैठा करते थे। पढ़ाई लिखाई में प्रेम की बहुत रुचि थी। वह मेधावी भी थे। प्रेम के 12वीं कक्षा पास करने के बाद प्रश्न उठने लगे कि पिता मनोहर जी अकेले इतनी बड़ी दुकानदारी कैसे संभालेंगे। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र प्रेम की पढ़ाई रुकवा दी गई। ना चाहते हुए भी प्रेम को सबकी इच्छा के आगे सिर झुकाना ही पड़ा। पढ़ाई छोड़कर वह पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। छोटा भाई प्रवीण उससे उम्र में 5 वर्ष छोटा था। छोटा होने के कारण वह सबका लाडला था। जिद्दी भी हो गया था। उसकी जिद के सामने सब झुक जाते थे। दूसरी ओर प्रेम को समय से पहले ही जिम्मेदार बना दिया गया। बाप दादा के समय की किराने की प्रसिद्ध दुकान थी, जो अच्छी चल रही थी। दुकान से अच्छी कमाई भी होती। इस कारण उसके पिता मनोहर जी ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए दुकान से होने वाली अधिकांश कमाई एक शानदार हवेली बनाने में खर्च कर डाली। समय का पहिया अपनी गति से घूमता जा रहा था। प्रेम का विवाह किरण से हो गया। किरण सामान्य से परिवार की बहुत सुंदर और गुणी लड़की थी। समय बदलता देश में उन्नति के नए नए रास्ते खुलने लगे। सब उनकी दुकान के पास ही शानदार जनरल स्टोर और बिग बाजार भी खुल गया। मनोहर जी तो भव्य हवेली बनाने में पहले ही बहुत पैसा लगा चुके थे। प्रेम ने अपने पिता को सलाह दी, अब हमें भी अपनी दुकान को नए रंग ढंग से आधुनिक तरीके से बदलने की आवश्यकता है। परंतु उसके पिता मनोहर जी बहुत हठी व्यक्ति थे। अपनी हठ धर्मिता के समक्ष उन्होंने प्रेम की एक ना सुनी। उन्हें अपने पुरखों के द्वारा बनाई दुकान से इतना मोह और प्यार था कि उन्होंने प्रेम के प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया। वह दुकान में किसी भी तरह की तोड़ फोड़ करना सहन नहीं कर सकते थे। वह अपनी बात पर अड़े रहे। पिता का लिहाज करते हुए प्रेम ने भी पिता से कोई बहस या झगड़ा करना उचित नहीं समझा और चुप रह गया।
धीरे धीरे उनकी दुकान का काम बिल्कुल मंदा पड़ने लगा। अधिकतर ग्राहक नए किराने स्टोर और बिग बाजार से सामान खरीदने में रुचि दिखाते थे। कोई पुराना भूला भटका ग्राहक या उधार लेने वाले ग्राहक ही आते थे। प्रेम का विवाह किरण से हो चुका था। प्रेम मेधावी होने के बावजूद भी केवल कक्षा 12वीं तक ही पढ़ पाया था। घर का बड़ा बेटा होने की उसे इसकी यह कीमत चुकानी पड़ी थी। कोई चारा ना देखकर दुकान बंद करनी पड़ी। पिता ने इस सदमे से खटिया पकड़ ली। अपनी जिद के कारण वह दुकान को किराए पर भी चढ़ाने को तैयार ना हुए। परिवार का पूरा भार प्रेम के कंधों पर आ पड़ा। प्रवीण अभी पढ़ ही रहा था। ऐसे में प्रेम के हाथ पैर फूल गए। अब वह परिवार कैसे चलाए। उसकी पत्नी किरण बहुत धैर्यशाली, सुशील और समझदार लड़की थी। उसने प्रेम को कोई नौकरी खोजने की सलाह दी। प्रेम ने पहले टाइपिंग सीखी। वह रोज पड़ोस वालों से अखबार मांग के लाता और जहां उसके योग्य रिक्त स्थान होता वहीं आवेदन कर देता। जान पहचान वाले सारे महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी भी जुटाई कि कोई जान पहचान वाला ही नौकरी दिलवाने में सहायता कर दे। इस परेशानी में भटकते हुए एक दिन उसे पिताजी के एक पुराने और खास दोस्त मिल गए। वह प्रेम से बहुत स्नेह रखते थे। प्रेम की सारी कहानी सुन उन्होंने बड़ी भागदौड़ करके अपने प्रभाव से एक सरकारी ऑफिस में प्रेम को क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। नौकरी पाकर प्रेम और किरण ने पिताजी के दोस्त को ढेरों धन्यवाद दिया। वह मंदिर जाकर प्रसाद भी चढ़ा आए। घर में जब पिता मनोहर जी को उन्होंने यह खुशखबरी दी तो वह खुश होने की जगह बहुत क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा तमतमा उठा और बोले, तुमने तो अपने खानदान की लुटिया ही डुबो दी। इतनी पीढ़ियों से चल रही दुकान बंद करके अब यही क्लर्की करोगे, वह भी मेरे पुराने दोस्त के आगे गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर तुम्हें यह नौकरी मिली है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रेम अपने पिता की बहुत इज्जत करता था। कैसे बताता कि उसने पिछले दिनों में कितनी परेशानियों को झेला है, इसलिए चुप रह गया। लेकिन प्रेम ने देखा कि पिता आपे से बाहर होने लगे, तब वह धीमे स्वर बोल उठा, पिताजी, हमारी दुकान बहुत पुराने समय में बनी थी। अब समय की मांग के अनुसार उसमें कुछ नयापन लाना बहुत ज़रूरी था। मैंने बहुत बार आपको इस बारे में मशवरा भी दिया, परंतु आपने अपने पूर्वजों की दुकान में किसी तरह की तोड़फोड़ करने, उसका नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। आपने सारी कमाई आलीशान हवेली बनाने में लगा दी। यह सुन मनोहर जी प्रेम से इतने नाराज हो गए कि प्रेम से बात करना ही बंद कर दी। प्रेम की माँ भी तीखे मिजाज की महिला थी। उन्होंने भी प्रेम को खूब खरी खोटी सुनाई। अब प्रेम अंदर से टूट कर रह गया। किरण भी दूसरी बार गर्भवती थी। पहली बेटी मायके में हुई थी। अब की बार किरण ससुराल में रहना चाहती थी, पर सास ससुर की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। प्रेम अकेला ही दौड़ भाग कर रहा था। प्रवीण की फीस भरते भरते उसकी कमर टूट गई थी। सारा पैसा घर खर्च में ही खत्म हो जाता। इतना करने के बाद भी प्रेम पिता की नज़रों में एक अपराधियों सी यंत्रणा झेल रहा था। प्रसव का समय पास आ गया था। मजबूर होकर किरण ने दुखी हृदय से शादी में मायके से मिले झुमके की जोड़ी प्रेम के हाथ में पकड़ाकर प्रसव का प्रबंध करने को कहा। कोई चारा ना देखकर प्रेम ने झुमके गिरवी रखकर कुछ रुपया जुटाया और किरण के लिए प्रसव का सारा इंतजाम किया। रिश्ते नाते और पड़ोसियों के दिखावे के लिए प्रेम की मां को भी अस्पताल जाना पड़ा। प्रसव के बाद किरण ने जब दूसरी बेटी को जन्म दिया तो सास बौखला गई। अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना अस्पताल से घर वापस आ गई। किरण नर्सों के रहमो करम पर अकेली पड़ी रही। अब प्रवीण की पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी थी।
उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से नौकरी के मौके मिलने लगे थे। प्रवीण ने वापस आकर अपने बड़े भाई प्रेम और किरण भाभी को जब जीर्णहीन हालत में पाया तो दंग रह गया। दुकान बंद कर देने की सूचना तो उसे हॉस्टल में मिल ही चुकी थी, परंतु दुकान बंद होने पर भाई और पिता के बीच हुई भयंकर कलह से वह पूर्णतः अनभिज्ञ था। प्रेम की मां आए दिन प्रेम की दोनों बेटियों को बेवजह कोसती रहती। वह कहती, बेचारे प्रेम की छाती पर दो दो बेटियां बिठाकर रख दी। यह सुनकर हमेशा शांत रहने वाली किरण भी तड़प उठी। पहली बार उसकी भी जुबान खुल गई। वह बोली, माँ, मेरी बेटियों को आज के बाद ना कोसना, वरना परिणाम ठीक ना होगा। घर में कलह का बीज अंकुरित हो चुका था। घर में नित्य ही झगड़ा होने लगा था। यह देख पिता मनोहर जी ने हवेली को 2 भागों में विभाजित कर दोनों बेटों में बांट दिया। वह स्वयं पत्नी सहित प्रवीण वाले भाग में रहने चले गए। पिता का यह फैसला प्रेम को सहस्त्र बिच्छुओं के डंकों जैसे बेध गया। जिस माता पिता की खुशी के कारण पढ़ाई छोड़ी, उनके साथ दुकान संभाली, शिक्षा अधूरी रह गई। भाई की पढ़ाई के लिए पत्नी और बच्चों को अभाव में रखा, उसी पिता ने आज उसे ही त्याग दिया। अब बात प्रेम को बहुत आहत कर गया। वह अंदर तक बुरी तरह टूट गया। हठी मनोहर जी कहीं से भी अपनी गलती मानने या झुकने को तैयार नहीं थे। प्रवीण को उच्च पद पर नौकरी मिलते ही उसके घर बड़े और अमीर घरों के रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। गर्वित माँ ने बहुत ठोक बजाकर अपने ही शहर की 1 करोड़पति की बेटी को मंजूरी दी। प्रवीण को भी वह लड़की पसंद आ गई। सगाई से पहले एक दिन माँ ने दोनों घरों को जोड़ने वाले गलियारों में आकर उच्च स्वर में प्रेम और किरण को सुनाकर बोला, प्रवीण, अपनी भाभी और भाई को समझा दो, जो बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है। कपड़े लत्ते सोच समझ के खरीदे, कहीं समधियाने में हमारी नाक कटवा दे। मैं तो कहती हूँ उनके लिए तू ही खरीदारी कर ले दे। प्रेम ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, उसके कानों में भी यह बात पड़ गई। उसने तुरंत किरण से सलाह की कि छोटे भाई की शादी का अवसर रोज रोज तो आएगा नहीं, हम ऑफिस से थोड़ा लोन लेकर शादी के लिए खरीदारी कर लेते हैं। ऑफिस जाकर उस लोन लेने की औपचारिकता पूरी कर ली। बेटियों के स्कूल से लौटने की आवाज़ सुनकर किरण वर्तमान में लौट आई। उसने जल्दी से प्रवीण द्वारा लाए पैकेट अलमारी में छिपाने की कोशिश की, परंतु बड़ी बेटी रितु की निगाहें सब देख चुकी थी। वह पूछे बिना सब समझ गई। किरण ने दोनों बेटियों को बड़े अच्छे संस्कार दिए थे। वो अपने माता पिता की तरह ही मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़कियां थीं। इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ पूछताछ नहीं की। किरण सोचने लगी कि ऑफिस से आकर जब प्रेम को पता चला कि प्रवीण सबके लिए बहुत सारे महंगे कपड़े देकर गया है, तो उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। उसने तुरंत फ़ोन करके प्रवीण को अपने घर बुलाया। प्रवीण अपने बड़े भाई का बहुत इज्जत करता था। उसे मालूम था कि आज वह जो भी है अपने बड़े भाई की वजह से ही है। प्रवीण के आते ही प्रेम के सब्र का बांध टूट गया। भर्राई आवाज़ में उसने प्रवीण से पूछा, क्यों प्रवीण, क्या तुमने मुझे इतना नक्कारा समझकर बैठे हो कि मैं तुम्हारी शादी में अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं खरीद पाऊंगा? प्रवीण को प्रेम और पिता के बीच हुई इस अनबन का कारण नहीं पता था। उसने सिर नीचा किए कहा, भैया, मुझे तो माँ ने कहा था, इसलिए मैं लाया हूँ। मैं यह आपका अपमान करने के इरादे से नहीं लाया था। आरंभ से ही प्रवीण अधिकतर पढ़ाई लिखाई के कारण परिवार से दूर ही रहा। वह दुनियादारी की बातों से अनभिज्ञ था। पढ़ाई खत्म होने वापिस आकर भी उसे अधिक बातें समझ नहीं आई।
उनकी दुकान बंद हो गई है। यह तो उसे पता चल गया था, परंतु दुकान क्यों बंद हुई, इसके पीछे क्या कारण थे? प्रेम भाई और पिता की अनबन का क्या कारण था? उसने इन बातों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। प्रेम आज उसे यह सारी बातें खोलकर बताना चाह रहा था। बरसों से अपने भीतर दबे रोष को प्रवीण के सामने निकालकर हल्का होना चाहता था। प्रवीण को पिता की जिद और एक गलत वजह से हुई नाराजगी का कारण भी बताना चाहता था। उसने प्रवीण के आगे कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने का इशारा किया। किरण को प्रवीण के लिए चाय बनाने का आदेश दे दिया। आज प्रेम अपने मन में भड़कते शोलों को बुझाना चाहता था, परंतु वह कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रवीण उठ खड़ा हुआ और बोला, भैया अभी बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम बाकी है, फिर कभी चाय पी लूँगा। ऐसा कहकर प्रवीण चला गया। प्रेम और किरण उसे अवाक देखते ही गए। दोनों बेटियां भी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। प्रवीण का विवाह शहर के प्रसिद्ध रईस उपेंद्र की बेटी से बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। किरण और प्रेम ने बड़े उत्साह से विवाह के हर रीति रिवाज को अच्छे से निभाया। प्रवीण की दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म में सब रिश्तेदारों ने बढ़ चढ़कर उपहार दिए। किरण और प्रेम ने भी लोन में लिए रुपये से एक सुंदर सोने की अंगूठी प्रवीण की पत्नी नीतू को पहना दी। नीतू पढ़ी लिखी और अमीर घर की लड़की थी। उसने अपनी सुविधा के अनुसार घर में कुछ जरूरी बदलाव किए। वह अपने साथ नौकर चाकर भी लाई थी। नीतू के दबदबे से मनोहर जी का चिल्लाना भी धीमा पड़ गया था। प्रवीण आते जाते उन्हें सभ्यता के पाठ पढ़ाता रहता, जैसे चाय सुरख सुरख कर प्लेट में डालकर मत पीना, पिताजी घर में लुंगी बनियान पहनकर नहीं घूमे, माँ भी घर के नौकरों से इज्जत से पेश आए। कुल मिलाकर उन दोनों को एक बनावटी जीवन जीने को बाध्य होना पड़ गया। जहाँ एक ओर नीतू राजरानी सी बनी ठनी रहती, उधर किरण सीमित साधनों में किसी तरह गुजारा कर रही थी। शादी के रिसेप्शन के बाद शादी की खबर मिलते ही एक दिन किन्नरों की एक टोली शादी होने की खबर सुन हवेली में आ धमकी। उन्हें मना करना बहुत मुश्किल था। किन्नरों ने नाच नाच कर नई दुल्हन को बधाई दी और फिर सब अपना नेक मांगने लगे। माँ जी ने भी परंपरा के अनुसार उसके लिए अनाज, वस्त्र, फल, मिठाई और रुपये लाकर उन्हें देकर हाथ जोड़ दिए। बड़े और अमीर घर से आई बहू देख वो सब अड़ गए कि बिना सोने लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। करोड़पति घर की बहू आई है। माँ टस से मस न हुई। नीतू इस बहस से बेहद बोर हो चुकी थी। उसने झट से अपनी उंगली से किरण द्वारा पहनाई अंगूठी उतारी और उन्हें देकर चलता किया। यह देखकर सब मौन ही रहे, परंतु प्रेम और किरण को अपनी असली हैसियत का एहसास भली प्रकार हो गया। वह अभी तक झूठा वहम पाले बैठे थे कि देर सवेर सबको यह एहसास होगा कि प्रेम को निर्दोष होते हुए भी दंडित किया जा रहा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, परंतु आज उसकी यह सोच पर भी विराम लग गया। उस पर लगे इस आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए उसके पास ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई वकील था। समय पंख लगाकर उड़ता ही चला गया। प्रेम की दोनों बेटियां युवा हो चुकी थी। दोनों बहुत ही मेधावी थी। बड़ी बेटी रितु एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की उच्चतम अधिकारी होने के कारण अमेरिका चली गई। छोटी ज्योति आईएएस परीक्षा में प्रथम नंबर पर आकर जिला कलेक्टर बन गई। प्रेम की दोनों बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया था। रितु और ज्योति ने अपने पूर्वजों की दुकान का पूर्णतः कायाकल्प करवाकर उसे एक शानदार जनरल स्टोर के रूप में परिवर्तित कर दिया। जनरल स्टोर के ऊपर मनोहर प्रेम जनरल स्टोर का बोर्ड लगाया गया। स्टोर के मुहूर्त के अवसर पर शहर के बड़े बड़े
गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। मनोहर जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, बीमार भी रहते थे। उनकी दोनों पोतियां उन्हें एक व्हीलचेयर पर बिठाकर आयोजन स्थल लेकर आई। जनरल स्टोर पर लगे बोर्ड को देख मनोहर जी बहुत भावुक हो रो पड़े। उन्होंने इशारे में प्रेम को बुलाकर अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम की मां भी प्रेम के साथ मिलकर रो पड़ी। दोस्तों, किसी को भी दोषी ठहराने से पहले उसकी पक्ष को सुनना जरूरी होता है, नहीं तो जल्दबाजी में एक गलत निर्णय हो जाता है जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।